Hello students, welcome to Phi Chima classes in collaboration with City Model College. क्लास 9th में हम लोग चैप्टर 3 को स्टडी कर रहे थे, लॉ ऑफ मोशन, और उसमें लास्ट टर्न पे हम लोगों ने फोर्सेस और न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट लॉ स्टडी किया था। आज हम लोग उसी सीरीज में कुछ और चीज़ों को स्टडी करेंगे। लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लीनियर मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P फॉर लीनियर मोमेंटम, और इक्वल होता है मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी से। क्या होता है लीनियर मोमेंटम? हमने ये देखा है कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है, चल रही होती है, तो यदि उसको रोकना होता है या उसको स्टॉप करना होता है, तो हमको जो फोर्स अप्लाई करना होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है और साथ साथ उसका मास कितना है। यदि कोई हैवी बॉडी चल रही होती है स्लोअर वेलोसिटी से भी, तब भी उसको रोकने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। यानी फोर्स डिपेंड करता है मूविंग बॉडी के मास पे, और साथ साथ कोई हल्की बॉडी, लाइटर बॉडी हाई स्पीड से चल रही होती है, तब भी उसको रोकने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। यानी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके मूवमेंट ऑफ बॉडी की वेलोसिटी के। तो इस तरह से द फोर्स नीडेड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इन डेफिनेट टाइम डिपेंड्स बोथ ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। तो इस तरह से जो फोर्स नीडेड है टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इन ए गिवन टाइम डिपेंड कर रहा है मास एंड वेलोसिटी पर, और उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। क्योंकि किसी बॉडी की, किसी मूविंग बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, और जितना ज्यादा लीनियर मोमेंटम होगा, जितना ज्यादा मास और वेलोसिटी होगी, उसको रोकने के लिए उतना ही फोर्स हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी हो गया, वो क्या हो गया? वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी अब बॉडी का मास यदि m हो, उसकी वेलोसिटी v हो, तो जो लीनियर मोमेंटम है p, वो इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, यानी p इज इक्वल टू m इंटू वी के। अब मास तो यहां पर स्केलर क्वांटिटी है, मास का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं, लेकिन वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और हमको पता है जब कभी भी स्केलर वैल्यू का मल्टीप्लाई वेक्टर से होता है तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। इसलिए जो मोमेंटम है, जो मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, वो मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इसलिए लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होगी? अब P इज इक्वल टू m इंटू वी में जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी, वही डायरेक्शन आपके मोमेंटम की होगी, क्योंकि मास तो एक स्केलर वैल्यू है, और स्केलर वैल्यू के मल्टीप्लाई होने से वेक्टर वैल्यू में उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। तो इस तरह से लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी वही होती है जो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अब यदि हम यूनिट की बात करें लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। यदि लीनियर मोमेंटम का यूनिट चाहिए, यानी यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो फिर मास का यूनिट होगा इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी, और मास का यूनिट हमको पता है कितना होता है, किलोग्राम, और यूनिट ऑफ वेलोसिटी कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से यूनिट ऑफ मोमेंटम हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से लीनियर मोमेंटम को हमने डिस्कस कर लिया। अब एक होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी मोमेंटम में चेंज। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम तो आपका मास और वेलोसिटी से मिलकर बन रहा है, तो मोमेंटम में चेंज कैसे होगा? यानी या तो बॉडी का मास चेंज हो, या फिर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो, या फिर दोनों ही चीजें चेंज हो जाए, मास और वेलोसिटी दोनों ही चीजें चेंज हो जाएं, तो भी हम कहेंगे मोमेंटम में चेंज हो गया। तो इस तरह से हम लिखें यदि चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू होगा मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर हमने क्या कहा कि मास को कांस्टेंट मान लिया। ये मान लिया कि कोई बॉडी चल रही है तो उस बॉडी का मास तो चेंज होता नहीं इन जनरल। यदि हम रॉकेट की बात करते हैं तो रॉकेट में जरूर ऐसा होता है कि मोशन के साथ साथ आपका जो
मास होता है वो बर्न होता रहता है, इसलिए मास चेंज होता रहता है रॉकेट में। तो रॉकेट के केस में आपका मास और वेलोसिटी दोनों ही चेंज होते हैं, यानी वहां जो चेंज इन मोमेंटम है रॉकेट के केस में वो मास और वेलोसिटी दोनों की वजह से। लेकिन यदि हम जनरली किसी बॉडी की बात करें, जैसे कोई ट्रक चल रहा है या कोई बॉल चल रही है या कोई कार चल रही है, तो उसका मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, या हम उसको रोक दें तो उसकी वेलोसिटी में चेंज ला सकते हैं, लेकिन उसके मास में कोई चेंज नहीं लाएंगे। तो इस तरह से चेंज इन मोमेंटम दो तरीके से हो सकता है, या तो मास चेंज हो रहा हो, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही हो, या वेलोसिटी चेंज हो रही हो, मास चेंज नहीं हो रहा हो, या फिर दोनों ही चेंज हो रहे हो। एक तरह से तीन रास्ते हो गए मोमेंटम को चेंज करने के। तो यहां पर हम क्या मान रहे हैं कि मास हमारा कांस्टेंट है, केवल वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस तरह से डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, मास इन पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू वी। अब मास यदि कांस्टेंट मानेंगे तो सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ हम वेलोसिटी को चेंज करेंगे, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया। तो इस तरह से चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल हो गया, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल हो गया। लेकिन बस इस फॉर्मूले को लगाते समय क्या ध्यान रखना है कि हम ये ध्यान रखना है कि एक तो मास हमारा कांस्टेंट है, और दूसरा जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के कंपैरेबल नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी हो वो लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत कम होनी चाहिए। यानी जो वेलोसिटी है बॉडी की, दैट शुड बी वेरी वेरी लेस देन लाइट वेलोसिटी। लाइट वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट वेलोसिटी को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है आपका डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू वी, यहां मास हमने कांस्टेंट माना है इसलिए वो डेल्टा के बाहर आ गया, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और वेलोसिटी में ही केवल चेंज कर देंगे तो आपका मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे कब, जब मास आपका कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, और तब हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो वेलोसिटी होगी हमारी वो लाइट की स्पीड से बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि जब लाइट की स्पीड से कोई बॉडी चलती है तो वहां पर उसका मास भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए इस फॉर्मूले का यूज करते समय, यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, यूज करते समय दो चीजें का ध्यान रखना है कि मास हमारा कांस्टेंट होगा और जो वेलोसिटी होगा वो लाइट की वेलोसिटी के कंपैरेबल नहीं होगी, उससे काफी कम होगी। नेक्स्ट देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी किसी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो पर यूनिट ऑफ टाइम कितना चेंज हो रहा है। तो जैसे लेट ए फोर्स F is applied on a body of mass m for a time t due to which its velocity changes from u to v। कहने का मतलब क्या हो गया कि सपोज कोई बॉडी है m मास की और ये u वेलोसिटी से चल रही है। जब ये कंटिन्यूअस u वेलोसिटी से चल रही है तो हमने इसकी वेलोसिटी को चेंज करना चाहा, तो इस पर एक फोर्स लगाया हमने, सपोज F लगाया। कितनी देर तक लगाया, t टाइम तक लगाया। कोई फोर्स F लगाया कितनी देर तक, t टाइम तक। उससे इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज हो गया, उसकी वेलोसिटी v हो गई। अब ये v वेलोसिटी u से कम हो सकती है यदि हम फोर्स अगेंस्ट लगा रहे होंगे, और ज्यादा भी हो सकती है यदि हम फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे होंगे। कुल मिला के फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो भी हमने यहां पर किया। अब मोमेंटम में कितना चेंज हुआ उसको निकालेंगे। तो पहले कितना मोमेंटम था फोर्स लगाने के पहले, तो फोर्स लगाने के पहले मोमेंटम था मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, तो पहले मोमेंटम तो mu हो गया। बाद में कितना मोमेंटम हो गया आफ्टर टाइम t, तो मास इनटू बाद की वेलोसिटी v है। तो अब मोमेंटम आपका इतना हो गया, तो वेलोसिटी चेंज हो गई, मोमेंटम चेंज हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया बाद का मोमेंटम माइनस पहले का मोमेंटम। मास तो बॉडी का कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है फोर्स लगाने से, केवल वेलोसिटी चेंज हुई है, तो मास कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा v माइनस यू। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये कितनी देर में हुआ, ये t टाइम में हुआ, क्योंकि t टाइम तक हमने फोर्स लगाया और तभी तक आपकी वेलोसिटी में चेंज होगा, और उसके बाद आपकी वही वेलोसिटी कंटिन्यूअस बनी रहेगी। तो जो चेंज हुआ मोमेंटम में वो कितनी देर में हुआ, t टाइम में हुआ। तो इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम
कितना मोमेंटम में चेंज हुआ और कितनी देर में चेंज हुआ। तो मोमेंटम में चेंज हुआ एम वी माइनस यू, और कितनी देर में चेंज हुआ, टी टाइम में चेंज हुआ। तो पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो गया, उसी को कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टी टाइम में चेंज हो रहा है एम वी माइनस यू, तो यूनिट टाइम में चेंज होगा एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये जो आपका आ गया, ये आ गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहां पर देखिए, ये v माइनस यू अपॉन टी क्या हो जाता है, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो एक्चुअली में किसके इक्वल आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल आ गया। बस ये यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि मास ऑफ द बॉडी यहां रिमेन्स कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जब आपने ये मास इनटू एक्सेलरेशन निकाला यहां पर कि चेंज इन मोमेंटम या अपॉन टाइम, और ये पोर्शन एक्सेलरेशन हो गया, तो ये तभी आप कर पाए जब आपने m को कांस्टेंट माना था। क्योंकि बॉडी मूव करते समय यदि मास चेंज नहीं करती तभी आपका चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu होगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज m1 v1 माइनस m2 u2 इस तरह होगा, क्योंकि मास भी चेंज हो रहा होगा। तब आप मास को कॉमन नहीं कर सकते, जब कॉमन नहीं कर सकते तो v माइनस यू अपॉन टी भी नहीं आएगा जब मास को कॉमन नहीं कर सकते, और तब आपका ये पोर्शन एक्सेलरेशन में नहीं बन पाएगा। यानी तब चेंज इन मोमेंटम को आप एम ए नहीं ले सकते। मोमेंटम में तो चेंज होगा, लेकिन तब आप उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम माइनस वी माइनस एम टू यू टू अपॉन टी हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम माइनस एम वन माइनस वी वन माइनस एम टू यू टू अपॉन टी हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, जब आपका मास और वेलोसिटी दोनों ही चेंज हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब मास कांस्टेंट होगा तो आप मास को कॉमन ले सकते हैं, और जब आप मास को कॉमन ले लेंगे तब आपका v माइनस यू अपॉन टी बनेगा, जो कि एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो इस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये हमेशा यूज होगा। ये फॉर्मूला कब आएगा, जब मास आपका कांस्टेंट होगा, और जब मास आपका कांस्टेंट होगा तो इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकेंगे, इसी फॉर्मूले को हम m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के, लेकिन ध्यान रखते हुए कि मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ एफ एम, एफ इज इक्वल टू एम ए। यानी न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वहां पर एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी होती है। फोर्स लगाने पर आपकी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। अब इसको हम ड्राइव करना चाहेंगे, तो हमने क्या देखा, द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन टू वेरिएबल्स। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो जो उसमें एक्सेलरेशन होता है, यानी चेंज इन जो वेलोसिटी होता है, वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो आपका कितना फोर्स लगा रहे हो, फोर्स ज्यादा लगाओगे तो भी एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास कितना है। यदि बॉडी का मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, बॉडी का मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो इस तरह से रिलेशन एक निकल के आ जाता है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ऑफ ए गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी किसी बॉडी का मास यदि कांस्टेंट हो तो उस पर जो एक्सेलरेशन होगा वो डिपेंड करेगा कितना आप फोर्स लगा रहे हो, यानी आपका एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफ के। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब यदि ग्राफ बनाए इस रिलेशन का तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आएगा, एक तरफ आप फोर्स लेंगे और एक तरफ आप एक्सेलरेशन लेंगे। तो जब आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं क्या, कि जब भी किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होती है तो और लीनियर प्रोपोर्शनलिटी होती है तो उनका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो एक्स एक्सेस पे हमने फोर्स ले लिया और वाई एक्सेस पे हमने एक्सेलरेशन ले लिया।
तो जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि रिलेशन से हमको पता चल रहा है। तो इस प्रकार से उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा। नेक्स्ट चीज हमने देखी यहाँ पर कि जो फोर्स नीड होती है किसी बॉडी के एक्सेलरेशन के लिए, वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उसका मास कितना है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएं तो ये एक्स एक्सेस पे मास लें और वाई एक्सेस पे फोर्स लें, तो जैसे जैसे फोर्स मास की वैल्यू बढ़ेगी आपको फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी ग्राफ कैसा आ गया, फोर्स और मास का, वो भी आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है और लीनियरली प्रोपोर्शनलिटी, यानी पावर जो है 1 है। यहाँ पर ऊपर वाले केस में पावर 1 थी, यहाँ पर भी आपके वेरिएबल की पावर 1 है। तो इस तरह से आपके इन दोनों बातों से मिला करके जो आपका न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ बनता है वो ये है कि F प्रोपोर्शनल टू A भी है, F प्रोपोर्शनल टू M भी है, तो F इज इक्वल टू KME, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटाएंगे इक्वल लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, और एक्सपेरिमेंटली कांस्टेंट K की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो इस तरह से फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। ये किसी बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में कि इफ गिवन फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेस, यानी फोर्स इज इक्वल टू ma आपने देख लिया। अब दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज पर फोर्स तो सेम लगा रहे हैं हम, कितना लगा रहे हैं, F, लेकिन उनके मास m1 और m2 है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो कोई दूसरा होगा, तो फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू m1 a1। यहाँ जो फोर्स होगा फोर्स उतना ही है लेकिन मास अलग है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन दूसरा होगा m2 a2, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल है, 1/m के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फोर्स आपने कैसा ले लिया, फोर्स आपने सेम ले लिया, गिवन फोर्स है और डिफरेंट मासेस है, तो हमने कह दिया फोर्स कांस्टेंट है। दो अलग अलग बॉडीज हैं उन पर फोर्स तो कांस्टेंट है लेकिन उनका एक्सेलरेशन बताइए। तो जब फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m, और F को हटा देंगे तो A प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, m हो गया, यानी A1/A2 यदि आप निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू m2/m1 आ जाएगा। F से F कैंसिल हो जाएगा, m2 इस तरफ चला जाएगा और m1 आपका इस तरफ आ जाएगा। तो एक तरह से एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होकर यहां से आपको मालूम हो गया कि यदि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके मास के। ठीक है, अब इसको रब करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये ग्राफ यदि बनाए हम उसका एक्सेलरेशन और मास का, अभी हम लोगों ने F इज इक्वल टू ma में F और A के बीच ग्राफ बनाया था, फिर हम लोगों ने F और M के बीच ग्राफ बनाया, अब हम लोगों ने A और M के बीच में ग्राफ बनाया। तो A और M किस तरह से रिलेशन है, A प्रोपोर्शनल टू 1/m है, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ग्राफ हमेशा इस तरह का हाइपरबोला ग्राफ आता है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, या इसका उल्टा करें, जैसे जैसे मास कम होता जाएगा एक्सेलरेशन आपका बढ़ता जाएगा। तो ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने पर जो ग्राफ बनेगा वो आपका इस प्रकार से हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट हम यूनिट देखते हैं, CGS और SI यूनिट ऑफ फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का मामला मास इंटू एक्सेलरेशन है। यदि आपको SI यूनिट में निकालना है तो इसका मतलब मास और एक्सेलरेशन को हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखेंगे। तो मास हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया आपका MKS सिस्टम में आपकी फोर्स का यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं SI सिस्टम में। तो आपका न्यूटन क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो गई आपकी, यहां पर इसको SI सिस्टम में लिखेंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी 1, यदि मास यदि 1 kg है, एक्सेलरेशन आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यूनिट हो गई 1 न्यूटन। तो ये आपका SI सिस्टम हो गया। सिंबल में लिखें तो 1n, कैपिटल N, क्योंकि जब आप किसी साइंटिस्ट के नेम को यूनिट के रूप में यूज करते हैं तो जब सिंबल में लिखते हैं तो कैपिटल लिखते हैं, और जब पूरा नाम लिखते हैं तो हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो इस तरह से फोर्स की जो MKS यूनिट हो गई
वो हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो एसआई यूनिट हो गई वो हो गई आपकी न्यूटन। ऐसे ही सीजीएस सिस्टम में देखें तो सीजीएस सिस्टम में मास को क्या लिखेंगे, मास को लिखेंगे ग्राम, 1 ग्राम, और एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सीजीएस सिस्टम में आपका यूनिट 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग डाइन्स भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग डाइन भी कहते हैं। तो 1 डाइन इज इक्वल टू यहां पर कितना हो गया, 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब यदि हम न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना चाहें कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो उसको भी लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये तो एमकेएस सिस्टम में है, इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट करें तो 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम, मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ग्राम 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या कहते हैं, 1 डाइन। तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या कहेंगे, 10⁵ डाइन। तो इस तरह से 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन हो गया। तो ये रिलेशन हो गया आपके 1 न्यूटन और डाइन में। तो इस तरह से हमने न्यूटन्स के सेकंड लॉ और सेकंड लॉ में जो जितने भी आपके वेरिएबल्स और वैल्यूज हैं उनको लेके उनके ग्राफ, फिर उसका यूनिट एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, और फिर सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में रिलेशन को हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी हम देख चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ma हो गया। और ma एक्चुअली में क्या होता है, अभी हमने देखा न्यूटन सेकंड लॉ से कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ma क्या है, फोर्स है। तो इस तरह से अब जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे आप कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है और ma आपका फोर्स होता है। तो इस तरह से फोर्स किसके इक्वल हो गया, फोर्स इक्वल हो गया आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो ये हमारा यहां से रिलेशन निकला कि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल भी होता है। तो दो फॉर्मूले फोर्स के हो गए, एक तो न्यूटन सेकंड लॉ से हो गया F इज इक्वल टू ma, और एक लीनियर मोमेंटम चेंज से हमने देख लिया कि F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी फोर्स होता है। तो आपको कहीं फोर्स निकालना होगा तो आप इन दोनों ही फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, या तो मास इंटू एक्सेलरेशन का यूज कर सकते हो जब मास आपका कांस्टेंट होगा तब, और जब आपका मास कांस्टेंट नहीं है या आपको मास नहीं पता है, आपको मोमेंटम पता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से भी फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया डेल्टा mv, डेल्टा का मतलब डेल्टा और p का मतलब mv और टाइम। तो इस तरह से जो आपका फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के भी इक्वल होता है, और साथ साथ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है। तो स्टेटमेंट क्या है आपका न्यूटन सेकंड लॉ का कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on it, and the change in momentum take place in the direction in which the force is applied. तो सेकंड लॉ ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, जबकि यहाँ पर हम इक्वल ऑलरेडी बता रहे हैं। तो इस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और जो चेंज इन मोमेंटम जिस डायरेक्शन में चेंज होता है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स लगता है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब एक स्पेशल केस लेते हैं कि यहाँ पर देख लिया कि जो आपका मोमेंटम है, मोमेंटम में चेंज मास इंटू वेलोसिटी है। अब मोमेंटम में चेंज मास के चेंज होने से भी होगा, वेलोसिटी के चेंज होने से भी होगा, और दोनों के चेंज होने से भी होगा। लेकिन स्पेशल केस क्या लेते हैं कि सपोज मास कांस्टेंट है, क्योंकि इन जनरल जितने भी हम अपने आसपास देखते हैं तो सब में मास कांस्टेंट होता है,
एक्सेप्ट कुछ चीजों में, जिसमें एक रॉकेट भी है आपका। तो यदि हम रॉकेट को छोड़ दें तो बाकी आसपास की चीजों में हम पाते हैं कि मास ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो जब मास कांस्टेंट होगा तो उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, तो वो बाहर हो जाएगा एक तरह से। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम आ जाएगा। F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी का मतलब m इंटू वी। अब m में चेंज हो नहीं रहा है तो वो m डेल्टा के बाहर हो गया, क्योंकि डेल्टा का मतलब तो चेंज होता है, तो m में चेंज नहीं है इसलिए m डेल्टा के बाहर हो गया। तो अंदर क्या बचा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरह से F इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कब, जब आपका मास कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए दो कंडीशन यहाँ पर हो गई कि एक तो वेलोसिटीज आपकी लाइट वेलोसिटी से बहुत कम होनी चाहिए, जो पहले भी देख चुके हैं, और दूसरा हमारा मास आपका कांस्टेंट रहना चाहिए यदि आप फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma यूज करना चाहते हैं। अदरवाइज F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये हमेशा यूज होगा। इसमें इस बात से मतलब नहीं है कि मास आपका चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमेशा आपका एग्जिस्ट करेगा, हमेशा आपका वर्क करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहां पर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी v एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स, कोई फोर्स उस पर लग रहा है जबकि उसकी इनिशियल जो मास है m है और वेलोसिटी v है। तो आप पूछ रहा है यहां पर ये कि राइट एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन मोमेंटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी चेंज इन मोमेंटम बताना। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी इज इक्वल टू, देखिए पी इज इक्वल टू एम वी है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एम वी। ठीक है, ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया चेंज इन मोमेंटम का। अब जो फर्स्ट केस है वो कह रहा है कि व्हेन वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन सी, तब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो चेंज इन मोमेंटम आपका यही होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एम वी, क्योंकि इस फॉर्मूले को हम तभी यूज करते हैं कोई भी फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम का, जब आपका वेलोसिटी वेरी वेरी लेस देन सी है तो आपका m कांस्टेंट हो सकता है। तो डेल्टा p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डेल्टा v। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन v टेंड्स टू c, जब आपका v टेंड्स टू c है, जब v टेंड्स टू c है तो m आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब m कांस्टेंट नहीं रहेगा तो सिर्फ जो बेसिक फॉर्मूला है वही आपका यूज करेंगे, डेल्टा एम वी का, क्योंकि अब आपका चेंज इन मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों में चेंज होने की वजह से होगा। क्योंकि जब वेलोसिटी c के कंपेरेबल होती है तो बहुत तेज चलती हुई, यानी लाइट स्पीड के बराबर चलती हुई किसी बॉडी का मास चेंज होता है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है मास भी बढ़ता है। तो इस वजह से वहां जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो दोनों के चेंज इन मोमेंटम के, दोनों मास और वेलोसिटी दोनों के प्रोडक्ट के चेंज के इक्वल होगा। फिर थर्ड केस है आपका when v is very very less than c, when v is very very less than c but m does not remain constant, v c से बहुत कम है लेकिन m कांस्टेंट नहीं है। तो जब m कांस्टेंट नहीं है तो फिर से आपका डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू वी से ही आपका फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर भी आपका m कांस्टेंट नहीं है। तो जब v इज वेरी वेरी लेस देन c है तो भी डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू वी लगाएंगे यदि आपका m कांस्टेंट नहीं है, और डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू वी लगाएंगे जब आपका वेलोसिटी लाइट ऑफ स्पीड के कंपेरेबल हो, क्योंकि उस कंडीशन में भी मास चेंज होता है। और जब वेलोसिटी आप बॉडी की लाइट कंपेरेबल नहीं है तो आप मास को कांस्टेंट दे सकते हैं, तो डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी लगा सकते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है टू बॉडीज A एंड B ऑफ सेम मास आर मूविंग विद वेलोसिटी v एंड 2v रिस्पेक्टिवली, कंपेयर देयर इनर्शिया एंड मोमेंटम। देखिए इनर्शिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनर्शिया प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, तो यदि हम इनर्शिया को कंपेयर करें m1 is to m2, सॉरी इसको हम रब करें, यदि हम इनर्शिया को कंपेयर करें तो जो इनर्शिया है आपका वो तो मास पे डिपेंड करता है। तो इनर्शिया ऑफ ए अपॉन इनर्शिया ऑफ
बी, तो इनर्शिया ऑफ ए प्रोपोर्शनल टू हो गया आपका, इनर्शिया ऑफ ए प्रोपोर्शनल टू हो गया मास ए के, और इनर्शिया बी प्रोपोर्शनल हो गया मास बी के। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन एम बी आएगा। और यहां पर दोनों के मास क्या है, सेम मास है, तो जब मास सेम है तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 का आ जाएगा। यानी इस केस में दोनों के इनर्शिया का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा जब उनके मास सेम है। फिर जो सेकंड पार्ट कह रहा है वो क्या कह रहा है, मोमेंटम को कंपेयर करिए। तो मोमेंटम P ऑफ ए क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए। तो मास ऑफ ए तो m है, क्योंकि मास तो दोनों के ही बराबर हैं, एम ए और एम बी बराबर हैं, यानी m के बराबर है। तो मोमेंटम ऑफ ए हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी ऑफ ए यानी v। फिर मोमेंटम ऑफ b की बात करें तो मास तो उसका सेम है, तो हम क्या लेंगे, एम बी इंटू वी बी लगाएंगे। तो मोमेंटम ऑफ b इज इक्वल टू मास ऑफ b, तो मास तो उतना ही है, जबकि वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 2v है। तो कंपेयर करिए तो पी ए अपॉन पी बी करेंगे तो पी ए कितना आ रहा है, एम वी आ रहा है, पी बी कितना आ रहा है, 2mv आ रहा है। तो रेशियो क्या आ गया आपका, 1:2 का रेशियो आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन पार्ट का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, two balls A and B of masses m and 2m are in motion with velocities 2v and v। तो A बॉल का मास कितना है, m है, वेलोसिटी कितनी है, 2v है। फिर जो B बॉल है उसका मास कितना है, 2m है, वेलोसिटी कितनी है, v है। कंपेयर करना है इनर्शिया, तो यदि इनर्शिया कंपेयर करेंगे आई ए अपॉन आई बी, यानी मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी। मास ऑफ ए कितना है, m, मास ऑफ बी कितना है, 2m। तो इनर्शिया का रेशियो कितना आ गया, 1:2 आ गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकंड पार्ट कर रहा है देयर मोमेंटम, मोमेंटम कंपेयर करिए तो पी ए तो हो जाएगा एम ए वी ए, जैसे पीछे किया था। तो मास m और v हो गया आपका 2v। इसी तरह से पी बी निकाल लीजिए, पी बी कितना हो जाएगा, एम बी वी बी, मास ऑफ b इंटू वेलोसिटी b। तो मास तो इसका 2m है और वेलोसिटी इसकी v है। कंपेयर करिए पी ए अपॉन पी बी को, तो आप देख रहे हैं दोनों का जो मोमेंटम है वो आपका सेम है, तो 1:1 का रेशियो आ गया आपके मोमेंटम का। फिर कह रहा है द फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम इन सेम टाइम। अब फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई टी। तो क्योंकि दोनों के मोमेंटम सेम है तो पी ए डेल्टा पी ए अपॉन टी और डेल्टा पी बी अपॉन टी, तो दोनों ही सेम होंगे। यानी बी को रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए वो डेल्टा पी बी अपॉन टी चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ए को रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए वो डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी चाहिए। और आपका डेल्टा पी ए और डेल्टा पी बी तो इक्वल है, क्योंकि दोनों के मोमेंटम इक्वल है, सेम है, जीरो नहीं सेम है। तो इसलिए एफ भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी सेम होगा। या हम ये कहें कि एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी निकालेंगे तो हो जाएगा डेल्टा पी ए अपॉन टी अपॉन डेल्टा पी बी अपॉन टी। टी से तो टी कैंसिल हो गया और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपके इक्वल ही है, तो क्या आ जाएगा 1:1 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, जिसमें दिया है द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो आंसर सी है। यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको बता चुके हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। कहाँ गया आपका, अब यहाँ देखिए इसमें तो कोई दिया नहीं है, देखिए यहाँ पर p इज इक्वल टू mv होता है, तो यहाँ से तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये सब तो कोई यहाँ पर नहीं दिया हुआ। अब दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, हमको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू टाइम। तो मोमेंटम P का क्या हो गया, P का मोमेंटम हो गया F का मोमेंटम जो कि आपका न्यूटन, और टाइम का मोमेंटम यानी न्यूटन सेकेंड। तो इस तरह से चेंज इन मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया आपका, न्यूटन सेकेंड। तो फिर यहाँ पे कौन सा हो गया, ए।
तो इस तरह से न्यूटन सेकेंड आंसर हो गया। नेक्स्ट, द करेक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो करेक्ट फॉर्म कौन सा है? F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और या फिर ये तो कॉमन फॉर्म हो गया, ये तो हर जगह अप्लाई करता है, लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या होता है? मास कांस्टेंट रहता है। जब मास कांस्टेंट रहता है तो वो आपके मोमेंटम से, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम में बाहर हो जाएगा। तो क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि जो सेकेंड लॉ है वो F इज इक्वल टू एम ए है, और ए को क्या लिखेंगे? डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, क्योंकि ये हमेशा वर्क करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये कब वर्क करता है? ये वर्क करता है जब मास आपका कांस्टेंट हो, स्पेसिफिक कंडीशन में वर्क करेगा, जब आपका मास कांस्टेंट हो। अदरवाइज ये क्वेश्चन हमेशा लागू रहती है, इसीलिए इसको यहाँ पर चूज किया गया। और बाकी तो ये तो यहाँ पर आपका मास चेंज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला तो गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका यूज नहीं होता सेकेंड आपके न्यूटन सेकेंड लॉ में, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ में साफ साफ कहा गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू है आपके फोर्स के। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी बाय फोर्स ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन, यानी फोर्स गिवन है, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट हो गया आपका। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करता है, और वो हम लोगों ने देखा था एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू मास इनवर्सली, और उसका ग्राफ भी हम लोगों ने देखा था। ये ग्राफ आपका इस तरह से आया था, एक्सेलरेशन वर्सेस मास का। तो इस तरह से मास ऑफ बॉडी पर आपका एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। तो कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। अब नेक्स्ट देखते हैं, A body of mass 5 kg is moving with velocity 2 meter per second. Calculate its linear momentum. तो linear momentum is equal to mass into velocity. तो mass हो गया आपका 5 kg, velocity हो गई आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से क्या आ गया? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया आपका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The linear momentum of a ball 50 ग्राम is this, find its velocity। तो मास आपको दिया हुआ है 50 ग्राम, लीनियर मोमेंटम क्या कर रहा है? The linear momentum of a ball of mass 50 ग्राम is this। तो लीनियर मोमेंटम दे रखा है आपको 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है? वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, और यहां से वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम अपॉन मास। मास का डिवीजन हो जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम अपॉन मास। अब देखिए लीनियर मोमेंटम जो है वो एमकेएस सिस्टम में, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में, जबकि जो मास दिया हुआ है वो ग्राम में दिया है। तो इसको पहले हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम बन जाए, ग्राम बन जाएगा आपका किलोग्राम में। तो मोमेंटम हो गया आपका 0.5 और मास हो गया आपका 50 इंटू 10⁻³ अब 10⁻³ तो ऊपर चला जाएगा आपका, तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन 50, और इसको 10⁻³ का मतलब हो गया 1000, और 1000 का 0.5 में मल्टीप्लाई होगा तो 500 हो जाएगा। ठीक है, एक डेसिमल्स कम हो जाएगा, तो 500 अपॉन 50, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड आ गई आपकी वेलोसिटी। अब यहां पर आप चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी निकालना है, तो फिर से देखिए सेकेंड लॉ आपका न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। हमें क्या निकालना है? हमें तो डेल्टा पी निकालना है। तो डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल हो गया? F इंटू टाइम के। तो F इंटू एफ कितना दिया हुआ आपका? 10 न्यूटन। टी कितना दिया हुआ आपको? 3, तो कितना आ गया? 30 न्यूटन सेकेंड। क्या चीज आ गई? चेंज इन मोमेंटम आपका आ गया। ठीक है, दूसरा रास्ता कैसा निकालने का? आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्या कि चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी बाद का मोमेंटम माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी पहले का मोमेंटम। m तो कॉमन हो गया, v माइनस u। तो m कितना दिया हुआ है? 2, बाद की वेलोसिटी कितनी आई? 15,
पहले की वेलोसिटी कितनी थी 0, तो 2 इंटू 15 कितना हो गया 30, क्या आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो मोमेंटम में चेंज। तो कोई भी रास्ता आप यूज कर सकते हो। एक तो रास्ता ये हमने बता दिया और दूसरा आपका ये भी हो गया। तो ये हमने 6 क्वेश्चन को कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे कुछ इसके और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।